स्वागत है दोस्तों श्री सुंदरम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 17 दिसंबर को होने जा रही है और उसके लिए श्री सुंदरम एकेडमी के द्वारा अभय टेस्ट सीरीज संचालित किया जा रहा है। इस टेस्ट सीरीज के पहले प्रश्न पत्र अभय क्रमांक 1 के पेपर का डिस्कशन लेकर के मैं आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्न। ये आज की तीसरा वीडियो है जिसमें 25-25 प्रश्नों का रोज खंड लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग शुरू करेंगे 50 से प्रश्न क्रमांक 50 से लेकर के 75 तक के प्रश्नों का एनालिसिस और उसका डिटेल्स देखेंगे, हर एक प्रश्न का डिटेल्स। तो आइए सीधे चलते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 50 पर, प्रश्न क्रमांक 51 पर। तो ये था प्रश्न क्रमांक 50 जिसका डिटेल्स इसके पहले वाले वीडियो में हमने दिया था। अब हम लोग चल रहे हैं 50 के बाद प्रश्न क्रमांक 51 पर। तो आइए हम लोग नज़र डालते हैं प्रश्न क्रमांक 51 पर। इसके पहले मैं आप लोग से यह दरख्वास्त करता हूं कि जिस भी मित्र को इस वीडियो की ज़रूरत है, जो भी आपके आसपास इसकी तैयारी करते हैं, पीएससी की तैयारी कर रहे हैं और इस बार का पेपर दे रहे हैं, उनको यह वीडियो ज़रूर भेजें। इस वीडियो के माध्यम से तैयारी का एक बड़ा आधार तैयार होगा। निश्चित रूप से यह वीडियो परीक्षा में जो आप प्रश्न आएंगे उनसे सीधे कोरिलेट कर पाएंगे और एक डिटेल्स तैयारी आपकी हो रही है इसके माध्यम से। तो आइए शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न हमारे सामने है। आमों की रानी कही जाने वाली आम की प्रजाति नूरजहां मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? तो यह प्रश्न है आम की एक प्रजाति से संबंधित जो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में उस आम की प्रजाति का नाम है नूरजहां। इसको आम की रानी कहा जाता है, आमों की रानी कहा जाता है। इसको हम लोग जानते हैं कि हमारे भारत में आम जो है तो भारत का राजकीय फल है। इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो मैगीफेरा इंडिका है। राजकीय फल घोषित किया गया है इसको, मैगीफेरा इंडिका को। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? आम की रानी, इसको हम लोग वैज्ञानिक रूप से मैगीफेरा इंडिका कहते हैं। मध्य प्रदेश के उष्ण क्षेत्रों में या उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में यह आम जो है आम का फल पाया जाता है और वहाँ होता है। अधिकांशतः ये उष्ण कटिबंधीय फसल है, कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, आमों से रिलेटेड या मैंगो से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग केवल डिस्कस करेंगे वो जो प्रासंगिक होंगे। तो आमों की रानी या नूरजहां आम जो है ये मध्य प्रदेश के अलीराजपुर ज़िले में पाया जाता है। इकलौता ज़िला है और लगभग अब कुछ गिने चुने 4 या 8 पेड़ ही बचे हुए हैं इस प्रजाति के आम के, नूरजहां प्रजाति के आम के। तो नूरजहां का संबंध जो है वो अलीराजपुर ज़िले से है, ये याद रखना है। और इसके बारे में कुछ फैक्ट ये, जैसे कि जो नूरजहां आम है इसका वजन 4 से 5 किलो एक आम का होता है। 4 से 5 किलो का एक आम होता है। इसकी कीमत 1000 से 2000 के बीच होती है। ये इतना प्रसिद्ध आम है। इसका महत्व यह है कि इसमें बहुत ज़्यादा आम का जो रस है या आम का जो गूदा है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है, हालांकि स्वाद उतना अच्छा नहीं होता। ठीक, मूलतः यह नूरजहां प्रजाति अफ़गानिस्तान की प्रजाति है। अफ़गानिस्तान की है, निश्चित रूप से अफ़गानिस्तान की मूल रूप से प्रजाति है। भारत में ये लगभग ये कह सकते हैं कि अफ़गानों के द्वारा ही लाई गई होगी। भारत 1577 के आसपास ये भारत में इसका उत्पादन शुरू हुआ है ना। और इसको भारत का सबसे बड़ा आम होने का भी दर्जा प्राप्त है। ठीक, ये तो नूरजहां आम के बारे में था। यहीं पे मैं आपको ये बता दूं कि मध्य प्रदेश में सरगुजा आम के लिए मध्य प्रदेश का रीवा जिला प्रसिद्ध है, जिसको अभी अभी जीआई टैग प्रदान किया गया है। सुंदरजा आम जो कि मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गोविंदगढ़ में पाया जाता है, उसको जीआई टैग दिया गया है। ठीक, अलीराजपुर का कट्ठीवाड़ा, जैसे वो गोविंदगढ़ है ऐसे ये कट्ठीवाड़ा है, कट्ठीवाड़ा में ये आम पाया जाता है। तो कभी आपसे इसके अंदर जाकर के बात करें तो कट्ठीवाड़ा आपको याद रखना है, अफगान प्रजाति है। ठीक, अब आते हैं इसका जो नाम नूरजहां है, तो थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं नूरजहां के बारे में। तो इतिहास में आप लोग पढ़ते हैं नूरजहां, जिसका मूल नाम मेहरुन्निसा था। मेहरुन्निसा यह जहांगीर की पत्नी थी। किसकी? जहांगीर की पत्नी थी। नूरजहां कौन थी? जहांगीर की पत्नी थी। मेहरुन्निसा इसका मूल नाम है। ठीक है,
इसके द्वारा बनवाया गया एतमद्दौला का मकबरा प्रसिद्ध है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। एतमद्दौला का मकबरा जो कि आगरा में यमुना नदी के तट पर है। एतमद्दौला का मकबरा तो किसने बनवाया था? नूरजहां ने बनवाया था, ये याद रखना है। इसकी जो यमुना नदी के तट पर इसने एतमद्दौला का मकबरा बनाया, उसको मिनी ताज या बेबी ताज या बच्चा ताज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बच्चा ताज किसे कहा जाता है? एतमद्दौला के मकबरा को कहा जाता है। इसका निर्माण नूरजहां ने कराया था। नूरजहां के पिता थे गियासुद्दीन बेग, जो जहांगीर के मंत्रालय में मंत्री थे। उनकी याद में एतमद्दौला का मकबरा बनाया गया था। तो गियासुद्दीन बेग की याद में या उनके समाधि स्थल पर ये मकबरा बना हुआ है। ठीक है, तो इतने सारे फैक्ट हैं इस 51 नंबर के प्रश्न से। इसमें और ज़्यादा डिटेल नहीं जा रहे हैं, बातें तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल इतना ही। ठीक, कि नूरजहां आम के लिए अलीराजपुर प्रसिद्ध है। अफगानिस्तान का ये मूल प्रजाति है। 4 से 5 किलो का आम होता है और अब इसके कुछ 4-8 पेड़ ही बचे हुए हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस फसल को बचाने के लिए, आम की इस प्रजाति को बचाने के लिए विशेष प्रयास भी किया जा रहा है। और नूरजहां जो है उसका मूल नाम मेहरुन्निसा था, है ना, जहांगीर की पत्नी थी। बादशाह बेगम के नाम से जाना जाता है। नूरजहां का खुद का मकबरा यदि पूछा जाए तो लाहौर में स्थित है। नूरजहां का खुद का जो मकबरा है वो लाहौर में, और इसने जो एक मकबरा बनाया आगरा में उसको एतमद्दौला का मकबरा कहते हैं, अपनी पिता की याद में बनवाया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 52। ठीक है, हाँ, प्रश्न नंबर 52 की ओर हम लोग बढ़ते हैं और ये रहा हमारे सामने प्रश्न नंबर 52। न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश किस समिति ने की थी? प्रश्न है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश किस समिति द्वारा की गई थी? तो हमारे सामने हम लोग आते हैं, देखते हैं विकल्प क्या है। एम एस स्वामीनाथन 2004, एम एस स्वामीनाथन 2004, जे एस कुमरप्पा समिति 1949, एल के झा समिति 1965, बालकृष्ण इराडी समिति 2000। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की सिफारिश जो है वो इनमें से एल के झा समिति द्वारा 1965 में की गई थी। एल के झा समिति, लक्ष्मीकांत झा समिति का संबंध एक और समिति से है, उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो पहले तो ये आपको जान लेना चाहिए कि एल के झा जो थे वो आरबीआई के 8वें गवर्नर थे। आरबीआई के 8वें गवर्नर थे 1967 से 1970 के बीच। ठीक है, एल के झा समिति ने जो है तो यह सिफारिश की थी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो किसानों को देना चाहिए। ठीक है, इतनी सी बात इसमें एल के झा समिति में याद रखना है आपको। एल के झा वही व्यक्ति हैं जो आरबीआई के गवर्नर रहते हुए 2, 5, 10 और 100 के नोट जारी किए थे। ठीक है, इनकी जो एक और समिति के ये अध्यक्ष थे, वो उसका संबंध था उद्योगों की औद्योगिक रुग्णता को कम करना, उससे रिलेटेड भी इनकी समिति रही है। सॉरी, इनकी समिति नहीं थी, वो बालकृष्ण इराडी की एक जो है वो समिति थी, औद्योगिक रुग्णता को दूर करना। तो ये याद रखना है। एल के झा समिति के अलावा इसमें जो समितियां दी हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे एम एस स्वामीनाथन समिति का जो संबंध है, तो इसमें से एम एस स्वामीनाथन आपके लिए महत्वपूर्ण है। अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। इनको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, भारत में हरित क्रांति का जनक कहलाते हैं। अब आपको कमेंट करके यह बताना है कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। किसान आयोग, ये कृषकों के संकट को दूर करने के लिए समिति बनाई गई थी। उसके आधार पर किसान आयोग का गठन किया गया, इनकी सिफारिश के आधार पर। तो किसान आयोग 2004 में बना एम एस स्वामीनाथन समिति की सिफारिश पर, ये याद रखना है। ठीक है, इसके बाद इसमें जो दूसरा विकल्प है वो है जेसी कुमरप्पा समिति 1949। तो जेसी कुमरप्पा समिति का जो संबंध है ये कृषि सुधार से संबंधित है। ये कृषि सुधार समिति के अध्यक्ष थे जेसी कुमरप्पा। इसको कृषि सुधार समिति के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम कांग्रेस कृषि सुधार समिति भी है, जो सहकारी कृषि को बढ़ावा देने के लिए गठित किया गया था। तो जेसी कुमरप्पा सहकारी कृषि को बढ़ावा देने से संबंधित है। ठीक है, ये याद रखा जाए। इसके अलावा
बालकृष्ण इराडी समिति जो है, बालकृष्ण इराडी समिति का संबंध औद्योगिक रुग्णता को दूर करना, मतलब उद्योगों में जो दिन ब दिन गिरावट आती थी उसको कैसे कम किया जाए, गिरावट को, उससे संबंधित है बालकृष्ण इराडी समिति। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मैं किसान आयोग के बारे में बात कर लूँ तो किसान आयोग भी याद रखना है आपको। किसान आयोग का गठन जो है वो 2004 में किया गया। ठीक, 1965 में LK झा समिति के आधार पर MSP लाई गई और कृषि मूल्य आयोग भी बनाया गया। कृषि मूल्य आयोग मतलब कृषकों के फसलों के मूल्य को डिसाइड करने के लिए कृषि मूल्य आयोग बनाया गया। देखिए, किसान आयोग स्वामीनाथन समिति की सिफारिश पर बना, लेकिन कृषि मूल्य आयोग जो बना वो LK झा समिति के सिफारिश पर बना 1965 में। 1985 में कृषि मूल्य आयोग का नाम बदल करके कृषि मूल्य और लागत आयोग किया गया, जो MSP की गणना करता है। तो वर्तमान में यह MSP की जो गणना करने वाला आयोग है वो कृषि मूल्य और लागत आयोग है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, और ये भी याद रखना है कि वर्तमान में 23 फसलें जो हैं वो MSP में शामिल हैं, अर्थात 23 फसलों में MSP दी जाती है। कभी प्रश्न ये भी बन सकता है कितनी फसलों में 23 फसलों में 7 अनाज, 7 तिलहन, 5 दालें और 4 वाणिज्यिक फसल हैं जिसमें MSP सरकार के द्वारा दी जाती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर कोई भी अनाज या कोई भी फसल उससे कम मूल्य पर नहीं बेची जाती, उससे ज़्यादा पर ही बेची जा सकती है। तो ये एक व्यवस्था है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 53। प्रश्न नंबर 53 कह रहा है दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा किस देश के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। ठीक है, तो दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखें। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा मतलब ये दिल्ली से चल करके मुंबई तक एक इंडस्ट्रियल गलियारा बनेगा जिसके सड़कें या उसका परिवहन का साधन जो भी होगा वो बहुत अच्छा होगा। तो इसको कहा जाता है DMIC, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल गलियारा। ठीक है, या DMIC कॉरिडोर। तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DIMC जो है दिल्ली के दादरी से चल करके, दिल्ली में एक जगह जहाँ से ये चलेगा दादरी, और मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है वहाँ तक जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये देखा जाए कि दिल्ली के दादरी से लेकर के मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक लगभग 1504 किलोमीटर का यह गलियारा है। कितने किलोमीटर? 1504 किलोमीटर। 1504 किलोमीटर का ये गलियारा भारत में विकसित किया जा रहा है। उत्तर है इसका जापान। किसके सहयोग से? जापान के सहयोग से। ठीक, ये देख लेना है आपको कि जापान के सहयोग से दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा का विकास किया जा रहा है। अब रही बात कि इसमें कौन कौन से राज्य हैं, तो निश्चित रूप से दिल्ली है, यूपी है, हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात है, कुछ हिस्से महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के हैं और महाराष्ट्र के हैं। तो मध्य प्रदेश में ये पीथमपुर से होकर जाएगा, रतलाम से होकर जाएगा। ठीक है, तो पीथमपुर से भी होकर गुजरेगा। इसका डिटेल यहाँ पे आप लोग को देख लेना है कि मध्य प्रदेश में दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा कहाँ से जा रहा है। ठीक है, चलते हैं आगे अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 54, 54वां नंबर प्रश्न है 19 जुलाई 1969 को कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक, ये प्रश्न हमारे सामने 19 जुलाई 1969 को कितने बैंकों का बहुत इजी प्रश्न है, इसका उत्तर है 14। तो 14 बैंक राष्ट्रीयकृत हुए इस तारीख को। ठीक है, तो अभी ये आपको याद ही होगा, बहुत आसान सा प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। डेट याद रखना है, 19 जुलाई को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण किया गया RBI के द्वारा, ठीक है, तो ये वाणिज्यिक बैंक हैं। इसके अलावा ये याद रखना कि 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1980 में। ठीक, 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण का हुआ 1980 में। कुल मिलाकर के 6 ये राष्ट्रीयकृत, और ये एक राष्ट्रीयकरण से रिलेटेड और प्रश्न बनता है कि RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में। ठीक, तो उसको भी याद रखना है। वर्तमान में यदि बात की जाए तो कुल मिलाकर के ये जो 14 बैंक है, इसको मैं यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, इसको आपको देख लेना है। परीक्षा में पूछा भी नहीं जाता है कि वो कौन कौन से बैंक थे जिसमें जो 14 बैंक थे। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वर्तमान में
विलय किया गया 2019-20 में भी, और अब कुल 12 सरकारी क्षेत्र के बैंक हैं। तो बैंकिंग से रिलेटेड ये फैक्ट जो है आपको इम्पोर्टेंट हो सकता है परीक्षा में, इसको देख लें। ठीक है, फिलहाल इसका जो उत्तर है वो 14 है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे 55वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान, ये प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के मूल ढांचा को स्पष्ट किया है। ठीक, तो मूल ढांचा को स्पष्ट इनमें से चारों वाद में किया गया है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में आया, इसमें मूल ढांचा को पहली बार एक्सप्लेन किया गया, मूल ढांचा क्या होता है। फिर SR बम्बई वाद आया 1994 में, इसमें भी मूल ढांचे से रिलेटेड कुछ बातें की गई। फिर आया इंदिरा साहनी वाद 1992, मतलब इसके पहले आया 1992 में इंदिरा साहनी वाद, इसमें भी बताया गया मूल ढांचा क्या है। तो 92 मतलब 73, 92, 94, इन तीनों केस में और भी केस हैं, इसके बहुत सारे केस हैं जिसमें मूल ढांचा को लेकर के बात की गई है। ठीक, अब आपको यह थोड़ा सा तो इसका उत्तर हो गया सभी। अभी मैं आपको ये बता देता हूँ थोड़ा सा कि मूल ढांचा मतलब क्या। तो मूल ढांचा का संबंध है संविधान के उन विशेषताओं से जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता। मतलब मूल ढांचे के सिद्धांत से यह निश्चित किया गया कि संसद किसे संशोधित नहीं कर सकती, किसको बदल नहीं सकती, किसको बदल देने से संविधान की जो संविधान का जो मूल आइडिया है वही चेंज हो जाएगा, उसको कहते हैं मूल ढांचा। ठीक, तो मूल ढांचा में बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, जैसे मौलिक अधिकार भी शामिल है, जैसे संविधान संशोधन की सीमित शक्ति शामिल है, न्यायपालिका की भूमिका शामिल है, बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल है। तो ये एक अलग प्रश्न है कि इसमें क्या क्या शामिल है, इसको अगले यदि कहीं प्रश्न मिलेगा तो हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसका जो सही उत्तर होता है तो वो है उपर्युक्त सभी, मतलब इन तीनों वादों में मूल ढांचा को उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब लाया गया। तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, इसका पूरा नाम ही होता है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 में लाया गया। तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम जो है वो के माध्यम से राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग एक सांविधिक संस्था है। ठीक, तो याद ये रखना है कि राष्ट्रीय महिला आयोग एक सांविधिक संस्था है। इसके लिए जो अधिनियम लाया गया वो 1990 में लाया गया। हालांकि राष्ट्रीय महिला आयोग के जो गठन वो 92 में किया गया इस अधिनियम के तहत। ठीक, तो ये याद रखना है आपको। एक चीज़ और है कि राष्ट्रीय महिला आयोग में वर्तमान अध्यक्ष कौन है, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष जो है वो रेखा शर्मा है, वर्तमान अध्यक्ष रेखा शर्मा है। रेखा शर्मा 2015 से सदस्य हैं, उसके बाद वो कार्यकारी अध्यक्ष बनी, और वर्तमान में रेखा शर्मा जो है वो राष्ट्रीय महिला आयोग की रेगुलर अध्यक्ष हैं, आयुक्त हैं या अध्यक्ष, कुछ भी कहिए। ठीक, तो इस प्रकार से देखा जाए तो इस प्रश्न में ज़्यादा डिटेल की आवश्यकता अभी नहीं है। अगला प्रश्न है 56 के बाद 57वां कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति के लिए बनने वाली समिति का गठन कौन करता है। तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति के लिए एक समिति बनाई जाती है। तो हम लोग जानते हैं कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति सीधे नहीं करते बल्कि एक समिति के माध्यम से करते हैं, और उस समिति में कुल मिलाकर के 3 लोग होते हैं। ठीक, और उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। नियुक्ति उस समिति की करते हैं राष्ट्रपति और बनने वाली समिति की, और उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो PM होते हैं। इसमें लोकसभा का विपक्ष नेता और होम मिनिस्टर, केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होते हैं। तो इनके द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के लिए सिफारिश की जाती है और उसके आधार पर राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति कर देते हैं। ठीक, तो ये प्रश्न आपको याद रखना है। केंद्रीय सतर्कता आयोग एक संगठन, एक संस्था है। इसकी जो स्थापना हुई वो 1964 में के संथानम समिति के आधार पर
होती है, किस सिफारिश पर होती है, ये भी एक प्रश्न पूछा जाता है। आगे ये प्रश्न और भी टेस्ट सीरीज में मिलेंगे जिनको डिटेल से विस्तारित किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 58 पे। प्रश्न नंबर 58 कह रहा है, श्री मनोहर ममतानी वर्तमान में निम्नलिखित में से किस आयोग के अध्यक्ष हैं? तो मनोहर ममतानी जो हैं वो मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। मनोहर ममतानी मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है। तो मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का जो गठन हुआ वो 13 सितंबर 1995 में हुआ। ठीक है, ये याद रखना है आपको। और अभी मनोहर ममतानी प्रभारी ही है, रेगुलर नहीं मिल पाए हैं तो इनको प्रभार दिया गया है, ये सदस्य हैं। ठीक है, ये भी याद रखना है। मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार का जो कार्यालय है वो भोपाल में पर्यावास भवन में है, ये भी याद रखना है आपको। ठीक, और मनोहर ममतानी के बारे में बात करें तो इसके पहले वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार थे। ठीक, जिनको यहाँ ले आया गया है। ठीक है, इसमें इतने ही डिटेल की ज़रूरत है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रश्न क्रमांक 59 देखते हैं, 59। प्रश्न क्रमांक 59 कह रहा है कि मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत और नगरीय निकायों के प्रथम चुनाव कब कराए गए? तो मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय, पंचायत और नगरीय निकायों के चुनाव पहली बार 1994 में कराए गए। क्लियर? तो 1994 में पहली बार इसका निर्वाचन होता है मध्य प्रदेश में पंचायत राज का। और अब तक 1994 से लेकर के अब तक कुल 6 बार, कितनी बार? कुल 6 बार निर्वाचन हो चुका है। मतलब मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के द्वारा अब तक 6 बार निर्वाचन कराया जा चुका है, ये हमें याद रखना चाहिए। ठीक, तो एक है 1994, उसके बाद 1999, फिर उसके बाद 2004-05, उसके बाद 2009-10, उसके बाद 2014-15, ठीक, और उसके बाद 2022। कुल मिलाकर के 6 बार निर्वाचन कराया जा चुका है। ठीक है, तो यदि हम लोग देखें तो इसका जो सही उत्तर है 1994 से लेकर अब तक 6 बार चुनाव संपन्न कराए जा चुके हैं। 2015 के बाद 22 में कराया गया। इसका मतलब यहाँ पर एक अंतराल हुआ है, वो अंतराल लगभग 2 सालों का अंतराल हुआ है। 5 वर्ष पे चुनाव होना चाहिए लेकिन कोविड के कारण नहीं हो पाया। ये फैक्ट हमें याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके यह जो प्रश्न है वो 73वां संवैधानिक संशोधन 1992-93 के संबंध में है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ना चाहिए, पंचायतों के बारे में पढ़ना चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पे डिटेल नहीं किया जा रहा है। आगे इससे रिलेटेड जो प्रश्न है धीरे धीरे हम उन पर चर्चा करते रहेंगे। प्रश्न नंबर 60 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कैग के बारे में देखा जाए, यह संचित निधि की निकासी पर नियंत्रण करता है, एक ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी है संविधान के अनुच्छेद 149 में इसके शक्तियों का उल्लेख है, तो ये तो एकदम सही है, इस पर हम लोग विचार करते हैं। इसका वेतन और भत्ता भारत की संचित निधि पर आधारित है, ये भी बिल्कुल सही है। इसकी नियुक्ति 6 वर्ष के लिए होती है, ये भी सही है। अब रही बात इसमें सही क्या नहीं है, तो सही ये है कि यह संचित निधि की निकासी पर नियंत्रण रखता है। तो संचित निधि की निकासी पर नियंत्रण कैग का नहीं होता है। ठीक, संचित निधि की निकासी पर नियंत्रण जो होता है वो संसद का होता है। संसद आर्टिकल 266(1) के तहत इस पर जो निकासी होती है, जो नियंत्रण होता है वो संसद पर होता है, संसद का होता है। तो संचित निधि का जो प्रावधान किया गया है, जिसको समेकित कोष कहेंगे, जिसको भारत का समेकित कोष या संचित निधि कहा जाता है, वो आर्टिकल 266(1) के तहत गठित है। मतलब उसका गठन जो है राजकोष का वो 266(1) के तहत किया गया है। और केवल विनियोग विधेयक के माध्यम से संचित निधि से पैसा संसद निकाल सकती है। ठीक, तो संचित निधि से पैसा निकालने के लिए या संचित निधि पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए संसद अधिकृत है, और पैसा निकालने के लिए विनियोग विधेयक लाया जाता है। ठीक, तो ये हमें याद रखना है। निधियों के बारे में बात करें या भारत के कोष के बारे में बात करें तो भारत में 3 प्रकार के भारत सरकार के कोष होते हैं, जिसमें एक होता है समेकित कोष, जिसको संचित निधि कहा जाता है, यह आर्टिकल 266 जैसा हमने बताया।
इसी प्रकार से भारत की एक आकस्मिकता निधि होती है जिसको आर्टिकल 267 में रखा गया है, और भारत का लोक लेखा होता है जिसको भारत के लोक लेखा 266 के अंतर्गत ही है। तो ये हमें याद रखना है कि महालेखा नियंत्रक परीक्षक जो होता है वो संचित निधि पर नियंत्रण नहीं रखता है। आसान सा ही प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 61 है, नादिर शाह किस वंश से संबंधित था? तो नादिर शाह के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे फैक्ट भी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी रहता है परीक्षा के दृष्टि से। तो नादिर शाह के बारे में यदि हम लोग बात करें तो नादिर शाह तुर्कमान वंश का है। तुर्कमान वंश जिसको ऑटोमन साम्राज्य के नाम से जाना जाता है या तुर्की साम्राज्य के नाम से जाना जाता है, उस वंश का ही नाम है। तुर्कमान वंश के कई शाखाओं में से एक शाखा है अफसार शाखा, या अफसारी कई बार कह देते हैं, अफसार शाखा। तो नादिर शाह अफसार शाखा का शासक है। अफसार शासन में भी बहुत सारे शासक हुए, लेकिन इससे संबंधित है नादिर शाह। थोड़ा सा डीप का प्रश्न था। नादिर शाह के बारे में हम लोग बात करें तो नादिर शाह पहले एक गुलाम था, एक दास था, और फिर उसके बाद राजा बना, शासक बना। फिर इसने शाह की उपाधि मतलब राजाओं का राजा की उपाधि भी धारण की। और प्रश्न ये है कि किस वंश से संबंधित था, तो इसका उत्तर ये हो गया। तो शाह और ये भारत में 1738 में पहली बार आक्रमण करता है। तो नादिर शाह का जो पहला आक्रमण था भारत में वो था 1738 का, लेकिन ये नहीं पूछता है। ये कंधार में हुआ था जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। ठीक, भारत में इसने दिल्ली में जब आक्रमण किया वो इम्पोर्टेंट होता है। तो 1739 में, एक साल बाद इसने दिल्ली में आक्रमण किया। तो याद रखना है नादिर शाह का दिल्ली में आक्रमण होता है। और दिल्ली में आक्रमण के साथ ही इसको 1739 में एक लड़ाई लड़नी पड़ी थी, वो है करनाल का युद्ध। तो करनाल का युद्ध इससे संबंधित है। मुगलों के साथ लड़ाई हुई, मुगलों में मोहम्मद शाह था, मोहम्मद शाह रंगीला इस समय। तो मोहम्मद शाह जो था वह करनाल का युद्ध लड़ा 1739 में, किसके साथ? नादिर शाह के साथ। ये हमें याद रखना है। तो नादिर शाह 1739 में जब दिल्ली में आक्रमण किया तो दिल्ली को इसने तहस नहस कर दिया था। इसको मोहम्मद शाह को इसके साथ समझौता करना पड़ा था। समझौते के बाद वो दिल्ली से बहुत सारा पैसा लूट कर ले गया। मुगल सम्राट के पास एक बहुत ही नायाब चीज़ थी, वो थी मयूर सिंहासन, और उस मयूर सिंहासन को भी नादिर शाह छीन ले गया। इसलिए एक प्रश्न और बनता है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? तो मयूर सिंहासन के बारे में भी बात की जानी चाहिए। तो मयूर सिंहासन जिसे तख्ते ताउस कहते हैं, तख्ते ताउस, और उसी तख्ते ताउस में हीरा जड़ा हुआ था, और वो हीरा जो काफ़ी चर्चित रहता है कोहिनूर हीरा। तो कोहिनूर हीरा भी नादिर शाह के साथ चला गया अफगान। तो नादिर शाह जो है वो तख्ते ताउस उठा ले गया, मयूर सिंहासन उठा ले गया। तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम जो शासक हुआ, अंतिम जो मुगल सम्राट हुआ, वो मोहम्मद शाह रंगीला हुआ। ये यहाँ से इतने सारे फैक्ट हैं इसमें। ठीक, तो इसमें अभी प्रश्न बनता है कि मयूर सिंहासन का जो निर्माण है वो किसने कराया था? मयूर सिंहासन में जो कोहिनूर का हीरा लगा है वो किसने मतलब कहाँ से आया था? ऐसे करके अभी इसमें बहुत प्रश्न है। तो मयूर सिंहासन अपने आप में और कोहिनूर का हीरा अपने आप में एक क्लास होती है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर उसके बारे में अभी हम नहीं बात कर रहे हैं, है ना। बस इतना जान लीजिए कि जो मयूर सिंहासन है वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, और मयूर सिंहासन पर बैठने वाला जो अंतिम शासक हुआ वो कौन हुआ? मोहम्मद शाह रंगीला। इसका जो निर्माण है वो भी यहीं पे बता दे रहा हूँ आप लोग को। शाहजहाँ ने करवाया था। शाहजहाँ ने, तो पहला शासक जो तख्ते ताउस पर बैठा वो शाहजहाँ था। ठीक है, आगे आप लोग देखते रहेंगे। इसके बाद आता है प्रश्न, मुगल बादशाह थे प्रबुद्ध, स्वेच्छाचारी, निरंकुश, तानाशाही, उदार, प्रजातांत्रिक? तो देखिए ये इस प्रकार के वैचारिक प्रश्न कभी कभी परीक्षा में पूछ ले जाते हैं। तो मुगल बादशाह जो थे उदार तो नहीं थे और प्रजातांत्रिक नहीं थे, दो विकल्प पहले ही काट देते हैं। निरंकुश कहना भी ठीक नहीं है, तानाशाह कहना ठीक भी नहीं है। तो इनमें से जो विकल्प बचता है इसको आपको कैंसिलेशन मेथड से प्रश्न सॉल्व करना चाहिए। तो देखिए, उदार नहीं थे, लिबरल नहीं थे, प्रजातांत्रिक नहीं थे क्योंकि लोकतंत्र तब था नहीं, निरंकुश भी नहीं थे,
तो बचे क्या, प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी। ऐसे इस प्रश्न का उत्तर निकल सकता है। अब निरंकुशता का मतलब यदि समझेंगे तब आपको पता चलेगा। तानाशाह वो होता है जो अपने मन से करता है सब कुछ, किसी की सुनता नहीं है। निरंकुश भी ऐसे होते हैं जो अपने मन से करते हैं, किसी का नियंत्रण नहीं होता उनके ऊपर, और जनता के हितों को ध्यान में नहीं रखते बिल्कुल भी। तो तानाशाह और निरंकुशता नहीं था। क्यों? क्योंकि निरंकुशता का मतलब शासक किसी की ना सुनता हो, लेकिन ऐसा नहीं है। मुगल शासक या मुगल साम्राज्य में हम लोग देखें तो व्यवस्थित अकबर के काल में नवरत्न थे। तो नवरत्न जो होते थे वो सलाह देने के लिए होते थे, इसका मतलब सुना जाता था, तो सुनते तो थे। तानाशाह मतलब जैसा वो चाह लिए वैसे करते, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे एक मंत्रिमंडल, व्यवस्थित प्रशासन होता था, उसके माध्यम से काम किया जाता था। तो कुल मिला के देखा जाए तो निरंकुशता और तानाशाही नहीं थी। रही बात प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी, तो प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी का जो सिद्धांत है उसको थोड़ा सा समझना चाहिए हमें कि क्या मुगल प्रबुद्ध थे, क्या मुगल स्वेच्छाचारी थे। स्वेच्छाचारी का भी मतलब होता है अपनी इच्छा से करना या कराना, मतलब जैसा चाहते हैं वैसा कराएं, है ना। तो और इस प्रभुत्व का मतलब होता है जागृत, मतलब जागृत का मतलब चैतन्य, अपने होश में होना। तो चेतनता या जागृति के साथ अपनी इच्छा का पालन करवाना, अर्थात बौद्धिकता के साथ अपनी इच्छा या अपने मतलब जो भी चाह रहे हैं अपनी इच्छा का पालन कराना, लेकिन उसमें बौद्धिकता होनी चाहिए। बौद्धिकता का मतलब क्या उनके लिए बुरा है, क्या जनता के लिए अति बुरा हो सकता है, ये इसका ध्यान रखते हुए शासन करना प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी कहलाएगा। तो मुगल बादशाह प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी थे। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर यही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 63 में। तो प्रश्न नंबर 63 में यदि हम लोग देखें तो पूछ रहा है, शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को गद्दी पर चैन से नहीं बैठने दिया। शेरशाह सूरी ने, अब शेरशाह सूरी और हुमायूं की लड़ाई सांप नेवले जैसे ही लड़ाई है। तो सांप नेवले की लड़ाई में यदि आप जानते हैं तो नेवला सांप को सीधे से नहीं बैठने देता। तो इसमें शेरशाह सूरी जो है तो वो हुमायूं को गद्दी पर नहीं बैठने देता। अपने पूरे जीवन काल में यदि हुमायूं किसी से परेशान हुआ है तो वो है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने इसको इतना परेशान किया कि हुमायूं के बारे में कहा जाने लगा कि वो लड़खड़ाते हुए गद्दी पर बैठा और लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों से गिरने के कारण इसकी मौत हुई थी। तो लड़खड़ाते हुए मरा भी हुमायूं। तो हुमायूं जो है वो इसका सही उत्तर है। कुछ बातें कर लेते हैं, जैसे शेरशाह सूरी जो है पठान शासक था। फरीद खां इसका पूरा मतलब पुराना नाम था। इसने सुल्तान ए आदिल की उपाधि धारण की थी। सुल्तान ए आदिल, शायद ये परीक्षा में आपसे बहुत ज़्यादा इसके पूछने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर पूछने लगते हैं तो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो सुल्तान ए आदिल की उपाधि शेरशाह सूरी ने धारण की थी। शेरशाह सूरी के कारण ही हुमायूं को 15 वर्ष निर्वासित जीवन जीना पड़ा, सत्ता से दूर जाना पड़ा। हुमायूं के शासनकाल में आप देखते हैं 2 बार शासन करता है, तो बीच में लगभग 5 साल का जो शासन होता है वो शेरशाह सूरी का होता है, 1540 से लेकर के 1545 तक का बिलग्राम के युद्ध से। तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच 2 प्रमुख युद्ध हैं। एक युद्ध चौसा का युद्ध है जिसमें हुमायूं पराजित हुआ 1539 में। चौसा का युद्ध 1539 में शेरशाह सूरी हुमायूं को पराजित करता है। और 1540 में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध है, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, जिसमें फिर से शेरशाह सूरी पराजित होता है। और इसी बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध के बाद यहाँ पे एक बार इंटरवल होता है, मुगल साम्राज्य में एक बार अंतराल देखने को मिलता है और मुगल शासकों के बीच ये शेरशाह सूरी गद्दी पर बैठता है और हुमायूं को निर्वासित जीवन जीना पड़ता है। यदि शेरशाह सूरी की बात करें तो वो बाबर की सेना में सेनापति था। फिर उसके बाद उसका धीरे धीरे उत्थान होता है। एक बात शेरशाह सूरी से और पूछी जाती है, वो है जीटी रोड। शेरशाह सूरी ने भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था, जो प्राचीन भारत में उत्तरा पथ के नाम से जाना जाता था। उसी ने इसका मरम्मत निर्माण करवाया था, जीटी रोड का निर्माण। तो ये शेरशाह सूरी के बारे में कुछ और बातें हैं। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देशी रियासतों का विशेषाधिकार एवं प्रीवी पर्स किस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया। तो देशी रियासतों को एक प्रीवी पर्स दिया गया था। प्रीवी पर्स वो कुछ राशि होती थी, वो कुछ मनी होता था जिसको उनके पास उनकी राजसाहत को बरकरार रखने के लिए दिया जाता था। तो इसको जो समाप्त किया गया वो 26वें संविधान संशोधन
के द्वारा समाप्त किया कर दिया गया 1971 में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा। तो 26वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा देसी रियासतें या राजा रजवाड़ों को मिलने वाले प्रीवी पर्स को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। ठीक, तो थोड़ा थोड़ा हम लोग ये जान लेते हैं कि 42वें संविधान संशोधन में क्या था। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में लाया गया, एक बहुत बड़ा संविधान संशोधन, अब तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन, इतना बड़ा कि इसको मिनी संविधान भी कहा जाने लगा इसके संशोधनों को। इसमें इसके माध्यम से प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए, भाग 4 का जोड़ा गया जिसमें अनुच्छेद 51A अर्थात मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। तो इसके बारे में तो एक अलग ही क्लास हो सकती है। 21वां संविधान संशोधन 1967 में लाया गया। 1967 में सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। इसके माध्यम से 1967 में 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें जो है इसके बारे में। इसके बाद जो 41वां संविधान संशोधन है वो 1976 में ही आता है और इसके माध्यम से राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों, राज्य लोक सेवा आयोग के 41वां 1976 में आता है और इसके माध्यम से राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पदमुक्त की जो आयु होती है वो 60 से 62 कर दी गई थी। ठीक, तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति आयु को 60 से 62 वर्ष किया गया 41वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। ये है, बाकी भी बहुत सारी चीज़ें इसमें होंगी। ठीक है, 65वां है जनगणना भारतीय संविधान के किस अनुसूची का विषय है। ये एक अच्छा प्रश्न है और इसका सही उत्तर है 7वीं अनुसूची। जनगणना को देखा जाए तो ये केंद्र सरकार का काम होता है, केंद्र सरकार का काम होता है, इसका मतलब ये संघ सूची का विषय है और संघ सूची हमारे किस में है, 7वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची में केंद्र सूची के विषय रखे गए हैं और उसमें प्रविष्टि क्रमांक 69 में जनगणना को रखा गया है। क्लियर, तो जनगणना कहाँ, केंद्र सूची का विषय है, केंद्र सूची मतलब 7वीं अनुसूची का विषय है। 7वीं अनुसूची में प्रविष्टि क्रमांक 69 जनगणना से संबंधित है। 8वीं अनुसूची की बात करें, इसके आगे जो दिया है, तो 8वीं अनुसूची में 22 राजभाषाएं हैं। ठीक, 9वीं अनुसूची की बात करें तो 9वीं अनुसूची में कुछ प्रमुख संशोधनों को रखा जाता है, कुछ प्रमुख संशोधनों का विधानीकरण किया जाता है। आर्टिकल 31B के तहत जो संविधान संशोधन या जो प्रावधान बनाए जाते हैं उसको 9वीं सूची में रखा जाता है। 10वीं अनुसूची में कहें तो 10वीं अनुसूची, सॉरी 10वीं नहीं 5वीं है, 5वीं अनुसूची में कहें तो 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र और उनके प्रशासन के बारे में उपबंध करता है और अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि मध्य प्रदेश के 5 जिले जो हैं वो 5वीं अनुसूची में शामिल हैं पूर्णतः और 10 जिले जो हैं वो अंशतः शामिल हैं। तो इस प्रकार से ये बातें यहाँ पे समाप्त होती है इसके बारे में। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 76। DS कोठारी की अध्यक्षता में 1964 में कौन सा आयोग गठित किया गया था। तो DS कोठारी आयोग के बारे में बात की जा रही है। DS कोठारी अर्थात दौलत सिंह कोठारी आयोग 1964 में, तो इसको कई बार सिर्फ कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है, DS कोठारी नहीं कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। यह आयोग शिक्षा के लिए लाया गया था, मतलब ये शिक्षा आयोग है, कोठारी आयोग शिक्षा आयोग है। ठीक, तो DS कोठारी या दौलत सिंह कोठारी जो थे वो UGC के चेयरमैन थे, पूर्व चेयरमैन। इनके माध्यम से शिक्षा के सुधार, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए इस आयोग का गठन किया गया। ठीक, इसमें देखा जाए तो बाकी के जो आयोग हैं थोड़ा थोड़ा उनके बारे में यदि हम लोग बात कर लें, आर्थिक सुधार आयोग तो इससे संबंध है नहीं, कृषि सुधार आयोग के बारे में भी हमने पीछे बताया आपको। विधि आयोग की यदि हम लोग बात कर लें तो विधि आयोग, जो पहला विधि आयोग बनाया गया वो 1955 में बनाया गया। विधि आयोग, पहला जो विधि आयोग बनाया गया वो 1955 में बनाया गया MC सीतलवाड़ की अध्यक्षता में। तो MC सीतलवाड़ किसके अध्यक्ष थे, पहले विधि आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न में शिक्षा आयोग महत्वपूर्ण था, विधि आयोग महत्वपूर्ण है। ठीक है, विधि आयोग की बात करें तो अभी 2018 में 21वां विधि आयोग आया और अभी 21वें विधि आयोग का कार्यकाल ही चल रहा है। ठीक है, हाँ, तो इस प्रकार से ठीक है, हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 67। प्रश्न क्रमांक 67 कहता है, किस
किसी उपयोगकर्ता यूज़र का पासवर्ड चुराना, यूज़र नेम चुराना एवं किसी अवांछित वेब पेज पर ले जाना इलेक्ट्रॉनिकी का प्रश्न है। कह रहा है किसी यूजर का पासवर्ड चुराना, पासवर्ड चोरी करना, यूजर नेम चुराना एवं किसी अवांछित पेज पर ले जाना निम्नलिखित में से क्या है। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर है फिशिंग। फिशिंग में ऐसा होता है कि यूज़र को किसी अवांछित पेज पर ले जाया जाता है, उसका पासवर्ड चुराया जाता है, उसका यूज़र नेम चुराया जाता है। ठीक, तो फिशिंग हो गया चोरी से संबंधित, इसको डिजिटल चोरी आप कह सकते हो। डेटा डिडलिंग की यदि हम लोग बात करें तो डेटा डिडलिंग होता है डेटा में परिवर्तन करना। तो किसी के डेटा में कोई मॉडिफिकेशन कर देना, परिवर्तन कर देना, उसमें गड़बड़ी पैदा कर देना, डेटा डिडलिंग कहलाता है। ठीक, क्रोजर की बात करें तो क्रोजर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, एक प्रकार की सॉफ्टवेयर व्यवस्था है जो चाइल्ड प्रोटेक्शन से जुड़ी हुई होती है। मतलब बच्चों से कुछ चीज़ों को बचाने के लिए क्रोजर का इस्तेमाल, हानिकारक जो बच्चों के लिए हानिकारक हो सकता है उसको बचाने के लिए क्रोजर का इस्तेमाल किया जाता है। सलामी हमला की बात करें तो ये बैंकों से धन वसूलने के संबंध में है। तो ये एक प्रकार से कहा जाए तो ठगी करते हैं या डकैती टाइप का काम होता है। सलामी हमला, बैंकों से धन वसूलना, उनके कुछ सीक्रेट ले करके। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर हुआ वो हुआ कि आपका फिशिंग। फिशिंग को हम लोग डिजिटल चोरी कह देंगे। ठीक, इसके बाद आते हैं 68वें प्रश्न पर। 68वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेमेंट गेटवे भारतीय है। तो भारतीय पेमेंट गेटवे की हम लोग यदि बात करें तो वो इनमें से सभी है। रोजर पे, पेयू, ई पैसा, उपरोक्त सभी। पेमेंट गेटवे का जो इस्तेमाल होता है वो ई कॉमर्स में ऑनलाइन सामग्रियों को बेचने पर पैसा प्राप्त करने के लिए होता है। जब हम लोग किसी ऑनलाइन शॉपिंग में किसी को पेमेंट करते हैं तो वो पेमेंट सीधे ना होकर के किसी गेटवे के माध्यम से होता है, चाहे वो रोजर पे हो, चाहे वो पेयू हो, चाहे वो ई पैसा हो। तो ये सब इसी का काम करते हैं। मतलब एक खरीददाता, खरीदने वाला और बेचने वाले के बीच में एक संबंध स्थापित करते हैं पैसे के लेन देन को। मतलब ये थर्ड पार्टी होते हैं, ना तो ये खरीदने वाला होता है, ना तो ये बेचने वाला होता है, बल्कि ना तो ये बैंक होता है बल्कि एक थर्ड पार्टी होता है। बैंक में आपके पैसे जाएगा खरीदने वाले के, इसके माध्यम से। तो ये भारतीय तीनों हैं। तो रोजर पे जो है इसके जो संस्थापक हैं वो शशांक कुमार हैं, ये जान लेना जरूरी है। इसके जो संस्थापक हैं वो शशांक कुमार हैं। पेयू के शशांक कुमार और इसके साथ हर्षिल माथुर भी हैं। पेयू के जो संस्थापक हैं वो अनिराम मुखर्जी हैं, अनिराम मुखर्जी। और ई पैसा के जो संस्थापक हैं वो सिद्धार्थ अरोरा हैं। तो ये 2014 में रोजर पे बना है, थोड़ा सा ये भी याद रख लें। 2014 में शशांक कुमार और हर्षिल कुमार माथुर। पेयू बना है आपका 2006 में अनिराम मुखर्जी। और ई पैसा बना है 2005 में सिद्धार्थ अरोरा। ठीक, ये इनके संस्थापक भी हो गए और ईयर भी हो गए। आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि भारत में स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क अर्थात स्वान का शुभारंभ कब किया गया। स्वान, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। रही बात इसके शुभारंभ की तो वो मार्च 2005 में हुआ है। मार्च 2005 में भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो MEIT है, MEIT मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको शुरू किया गया। तो स्वान की शुरुआत जो है वो केंद्र सरकार के MEIT मंत्रालय द्वारा मार्च 2005 में किया गया। इसका जो उद्देश्य है वो है सभी सरकारी कार्यालयों को, ब्लॉक स्तर तक के सभी सरकारी कार्यालयों को एक नेटवर्क के माध्यम से जोड़ना, एक इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना जिसमें 10 MBPS की न्यूनतम स्पीड से जुड़े होने चाहिए। तो ये डिजिटल भारत योजना के हिस्से में वर्तमान में काम करती है। ठीक है, तो ये 69 का उत्तर हो गया मार्च 2005। इसका टोटल बजट जो रखा था वो 3,334 करोड़ रुपए का ये स्वान का बजट भी है। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है चैट GPT में GPT का विस्तारित रूप क्या है। चैट GPT में GPT का विस्तारित रूप क्या है। तो इसका जो सही आंसर है जनरेटिव प्रो ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, बी नंबर, जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर।
अब इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ कि जीडीपी क्या है, तो जीपीटी क्या है। चैट जीपीटी इसका कोई फाउंडर नहीं है बल्कि एक कंपनी है। ये ओपन एआई नाम की कंपनी के द्वारा बनाया गया एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से आप चैट के माध्यम से कुछ जनरेट कर सकते हो, कुछ जनरेट कर सकते हो क्या, इसीलिए इसमें जी है वो जनरेटिव, चैटिंग के माध्यम से जनरेट कर सकते हो। प्री ट्रेंड का मतलब पहले से ही उसमें स्थापित है कुछ चीज़ें, वही आपको चैट के माध्यम से मिल जाएंगी। ठीक, ट्रांसफार्मर मतलब ये आपको प्रदान करता है। तो चैट जीपीटी ट्रांसफार्मर के माध्यम से एक प्री स्थापित चैटिंग के माध्यम से आपको जानकारी प्रदान करता है और टेक्स्ट क्रिएट करता है। टेक्स्ट मतलब यदि आप इससे कुछ पूछेंगे तो टेक्स्ट के माध्यम से वो आपको जवाब देगा। तो आप जैसा इनपुट देंगे उस प्रकार से आपको प्री ट्रेंड जो इसमें पहले से ही स्थापित है उसके हिसाब से वो आपको ट्रांसफ़र करता जाएगा और चैटिंग होती जाएगी। तो चैट जीटीपी ये इस प्रकार से एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एआई ओपन एआई नामक कंपनी के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद 71वां प्रश्न है। 71वां प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार प्रांतों में स्वायत्तता किस वर्ष लागू कर दी गई। तो प्रांतों में स्वायत्तता जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1 अप्रैल 1937 को लागू हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिकांश प्रावधान 1 अप्रैल 1937 को लागू होते हैं, तो ये भी 1 अप्रैल 1937 को लागू हुआ। कहाँ? प्रांतों में। तो हम लोग जानते हैं कि द्वैत शासन का समाप्त किया गया प्रांतों में और स्वायत्तता दी गई। स्वायत्तता का मतलब हुआ कि शक्तियों का बंटवारा की गई, राज्य अपने लिए खुद कानून बना सकेंगे, है ना, राज्य अपने लिए खुद कानून बना सकेंगे, राज्यपाल को कुछ अधिकार दिया गया। यही प्रांतों की स्वायत्तता 1935 के अधिनियम के माध्यम से 1 अप्रैल 1937 को प्रभावी हुई। अगला प्रश्न है इसमें, ऋग्वेद में व्राजपति शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इसका सही उत्तर है चारागाह का अधिकारी। यहाँ पे अधिकार लिखा है, अधिकारी होना चाहिए। तो ऋग्वेद में व्राजपति शब्द चारागाह के अधिकारी के लिए इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, जैसे परिवारों के प्रधान के लिए कुलप इस्तेमाल किया गया है। सभा का जो सर्वोच्च होता था वो सभापति ही कहलाता था। इसके अलावा एक समिति नाम की संस्था होती थी, समिति, है ना, तो समिति जो आम लोगों की संस्था होती थी उसको ईशान कहते थे। तो समिति किसकी संस्था थी? ईशान की। सभा किसकी थी? समिति का जो नाम था वो ईशान था, आम लोगों की थी, और सभा श्रेष्ठ लोगों की होती थी, जिसको सभापति उसके हेड को कहते थे। तो इस प्रकार से ऋग्वैदिक काल में बहुत सारे शब्दावलियां हैं। उन शब्दावलियों में से एक ये है व्राजपति चारागाह का अधिकारी। ठीक, अगला प्रश्न है, लोकायत दर्शन किस दर्शन का दूसरा नाम है। लोकायत किस दर्शन का दूसरा नाम है? तो लोकायत कहते हैं, लोकमत या लोकायत कहते हैं चारवाक दर्शन को। चारवाक दर्शन भारत में एक नास्तिक दर्शन है, एक भौतिकवादी दर्शन है, और इसके जो संस्थापक हैं वो चारवाक ऋषि हैं। कई बार ये कहा जाता है, पर चारवाक को ही माना जाता है। कई बार इस पर आपत्ति भी लगाई जाती है कि चारवाक कोई ऋषि नहीं थे। पर हाँ, चारवाक का गुरु माना जाता है देवगुरु बृहस्पताचार्य। तो देवगुरु बृहस्पताचार्य जो थे वो भौतिकवादी थे और वो चारवाक मत के आदि प्रवर्तक माने जाते हैं। यह एक अनिश्वरवादी धर्म है जो किसी ईश्वर को नहीं मानता है। ठीक, इसमें जो और ऑप्शन दिए गए हैं जैसे महायान बौद्ध, तो महायान बौद्ध जो है ये महायान हीनयान, तो जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी तो उसके माध्यम से बौद्ध धर्म बटा हुआ था दो भागों में। उनमें से एक है, इसके जो दार्शनिक हुए, 3 बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक इसके हुए महायान बौद्ध के, अश्वघोष, नागार्जुन और असंग। तो अश्वघोष, नागार्जुन, असंग इसके 3 प्रारंभिक दार्शनिक हैं महायान के। महायान बौद्ध में बुद्ध को एक ईश्वर के रूप में मान करके उनके शरण में जा करके उनके हिसाब से जीवन यापन करके बुद्धत्व प्राप्त करते हैं। लिंगायत संप्रदाय की बात करें तो ये शैव संप्रदाय है। लिंगायत एक शिव संप्रदाय है जिसमें शिवलिंग की पूजा की जाती है। 12वीं शताब्दी में वशव या वशवर्णा या वशव नाम के एक संत ने इसकी स्थापना की थी, जो कन्नड़ संत हैं, कन्नड़, 12वीं शताब्दी में। ठीक, तो ये यहाँ से याद रखना है। वैशेषिक इसमें दिया हुआ है।
ये भी दर्शन की एक शाखा ही है, षट दर्शन में आता है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन जो है भारत में 6ठी शताब्दी के पहले उत्पन्न हुआ और इसके जो संस्थापक मतलब इसके जो संस्थापक माने जाते हैं, देखिए इसमें कण विशेष मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो वैशेषिक दर्शन है इसमें कण को विशेषता दी जाती है और इसके जो ऋषि हैं वो कणाद ऋषि इसके संस्थापक हैं। वैशेषिक सूत्र उनकी रचना है, उस पर आधारित ये दर्शन है। ठीक, इसके बाद 74वां प्रश्न है, प्राचीन भारत का स्वर्ण युग। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग, प्राचीन भारत का स्वर्ण किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होता है गुप्त काल। तो गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। किस आधार पर? इस आधार पर कि गुप्त काल में सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, आर्थिक, राजनीतिक, साहित्यिक बहुत सारी प्रगति हुई है। इन सब क्षेत्र में सांस्कृतिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक, आर्थिक इतनी क्रांतियां हुई हैं कि बहुत सारी चीज़ें उलटफेर हुई हैं और बहुत सारी चीज़ें इनमें व्यापक रूप से बढ़ी है, इसलिए गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है। ठीक, गुप्त वंश के बारे में बात करें तो गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। श्रीगुप्त ने इसकी संस्थापना की थी 4ठी शताब्दी में। श्रीगुप्त इसके संस्थापक माने जाते हैं। ठीक, सॉरी 3री शताब्दी में 275 BC AD में इसकी स्थापना की थी। क्लियर? तो ये था 74वां प्रश्न। आज का जो आखिरी प्रश्न हम ले रहे हैं 75वां प्रश्न, वो ये है कि मध्य प्रदेश शासन के किस विभाग द्वारा मध्य प्रदेश में स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है? तो स्वच्छ भारत अभियान के बारे में हम लोग बात करें तो हम लोग जानते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार के द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को चलाया गया। तो भारत सरकार में मोदी सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान भारत में गांधी जयंती के अवसर पर, गांधी जी के सपना था कि हमारा देश स्वच्छ रहे, उस सपने को पूरा करने के लिए स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया 2 अक्टूबर 2014 को। 2014 में गांधी जी की 2019 में गांधी जी की 150वीं जयंती मनाई गई। उस उपलक्ष्य पर देश स्वच्छ होना चाहिए, शौचालय बने होने चाहिए सारे, ODF होना चाहिए, मतलब ODF बंद होना चाहिए। इस प्रकार से स्वच्छता, संपूर्ण या समग्र स्वच्छता को बनाने के लिए 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया। और किस मंत्रालय के द्वारा? केंद्र में जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ये चलाया गया, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा चलाया गया। लेकिन मध्य प्रदेश में जल शक्ति मंत्रालय इसका संचालन नहीं करता। मध्य प्रदेश में इसका संचालन पंचायत एवं ग्रामीण विकास को दिया गया है। ठीक, तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो क्या है? पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आज के ये 75वां प्रश्न तक हम लोग पहुँचे हैं। आगे के इस अभय टेस्ट सीरीज के फर्स्ट के 25 प्रश्न का वीडियो हम कल आपको प्रोवाइड कराएंगे। फिर इसके बाद अभय टेस्ट सीरीज 2 के वीडियो 2 भागों में उसको करूँगा पूरा। तो इस प्रकार से आपकी तैयारी में निश्चित रूप से यह डिस्कशन काफ़ी सहयोग करेगा। और मैं एक बार आपसे फिर से कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को भली भांति आप लोग देखें, इसके फैक्ट नोट करें। निश्चित रूप से MPPSC प्रीलिम्स परीक्षा 2023 और उसके आगे आने वाली 2024 में भी ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। शुभ रात्रि।